पिछले वीडियो में अपन ने क्या फर्स्ट चैप्टर का देखा था, वेस्टर्न वाला देखा था ना। इस बार किसका देखेंगे, इंडिया। किसका देखने वाले, इंडिया। तो इंडियन में क्या है जरा देखते हैं, हिस्टोग्राफी ऑफ एंशियंट पीरियड। ये वाले चैप्टर में ना आप लोग पढ़ने वाले, वैसे तो अपन ने पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था 2-4-6 महीना पहले, कि भारत की जो हिस्ट्री वो 3 भाग में डिवाइड की गई है। कितने भाग में, पहला एंशियन हिस्ट्री, पहला, दूसरा मेडिवल, दूसरा, बाद में मॉडर्न, बाद में। तो अपन जब इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो भारत के हिस्टोग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में हिस्टोग्राफी हुआ कैसे, कितने स्टेज में हिस्टोग्राफी हुआ है। बाहर का तो मालूम नहीं, अपन ने वेस्टर्न का पढ़ा, उसमें इतना कुछ नहीं था। पर ये वाला पढ़ेंगे जिसमें एंशियंट भी रहेगा, मेडिवल भी रहेगा और मॉडर्न भी रहेगा। इज दैट क्लियर। अपन अभी किसके ऊपर फोकस करने वाले, एंशियंट पर। क्या पढ़ने वाले बेटा, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोग्राफी। एंशियंट तो बहुत वास्ट है। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हिस्टोरिकल होते हैं वो सिर्फ उनका जो कॉन्सेप्ट वाला चीज होता है उसी पे ऊपर फोकस करते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट वाला पढ़ते नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं, क्या बताया था, बिना कॉन्सेप्ट वाला। भी अपना कॉन्सेप्ट है हिस्टोग्राफी, पर किसका हिस्टोग्राफी करना है, एंशियंट का। तो अपन बस उसी के रिलेटेड फोकस करने वाले। पहला क्या बोला है, इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स। जो हमारे पूर्वज थे उनके जो डीड्स थे, काम थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज जो हो गए, उनके जो महान काम थे, उनकी जो यादें थी। और मिथोलॉजिकल लोर, मिथोलॉजिकल म्हणजे भगवान से रिलेटेड चीजें, धर्म से रिलेटेड चीजें। लोर मतलब होता है ज्ञान, लोर म्हणजे ज्ञान। पर यह ज्ञान कौन सा रहेगा, थोड़ा भगवान वाला ज्ञान बोल सकते हैं अपन, धर्म के ऊपर ज्ञान। और ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन वे प्रिजर्व। बहुत सारे जो कैसे समाज चेंज हुआ था, सोसाइटी कैसे चेंज हुई थी, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इसमें, पहला मेमोरीज मतलब यादें। किसकी याद है बेटा, वो हमारे पूर्वज की। किसकी, पर कैसे याद करते, उनके कामों से। किससे, कामों से। और जो हमारी थोड़ी सी धार्मिक ज्ञान है, भारत वाले धर्म के ऊपर बहुत, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करते, तो बहुत सारे भगवान के प्रति जो ज्ञान था, जैसे बुद्धिज्म था, सिखिज्म था, लाइक जैनिज्म था, हिंदुइज्म था, बहुत सारा धर्म के, ये सब मिथोलॉजिकल है। क्या है, मिथोलॉजी। लोर मतलब क्या होता है, ज्ञान। क्या होता है, या नॉलेज। ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑन द हड़प्पन सील। अपना मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है, एंड दैट इज इंडस सिविलाइजेशन विच इज स्टार्टेड इन 2500 BC। कब स्टार्ट हुआ था, 2500 साल पहले पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। BCE का मतलब मैंने एक बात बताया था, ध्यान से सुनो, तब इधर ध्यान दो, उनको छोड़ो। BCE जब जहां पर आता है वहां कितना जोड़ना पड़ता है, एक साथ कितना जोड़ना पड़ता है, आज के हिसाब से कितना साल पुराना हो गया बेटा, 4500। मतलब जो हमें हड़प्पा के सील्स मिले हुए, सील मतलब क्या होता है, जो स्टैंप वगैरह होते हैं, स्टैंप हो गया, अदर आर्टिफैक्ट कंफर्म दैट इंडियंस आर मास्टर्ड इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री मिलेनियम म्हणजे हजारों साल पहले से। अपन हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे इस चैप्टर में। तो हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया, वी नो दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। Our ancient history started from Harappa civilization, that is Indus civilization, which is started in 2500 BCE। 2500 साल पहले हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का सिक्का मिला है, स्टैंप मिला है, बहुत सारी मूर्ति मिली हुई है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है, जिससे हमें एक चीज समझ में आता है, हमारा जो हिस्टोग्राफी है वो 4500 साल पुराना है। हम बहुत पहले से मास्टर है हिस्टोग्राफी, हमको सिखाओ मत। इधर क्लियर। आगे क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी। अब मॉडर्न में थोड़ा थोड़ा आ रहे अपन, सॉरी मेडिवल में आ रहे। इंस्क्रिप्शन बिगिंग अकर ऑन कॉइन। इंस्क्रिप्शन मतलब उकेरना, या बोलो पत्थर पे। जब भी कोई काम अपन पत्थर पे करते, दैट इज इंस्क्रिप्शन। तो आपको मैं एक बात बताऊं, पहले जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो ज्यादा करके सोना, चांदी, तांबा,
सीसा, ये सब चीजों के सिक्के चलाते थे। जो भी राजा आता था वो खुद का एक सिक्का लाता था। लाइक फर्स्ट सेंचुरी की बात किया है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, कुषाण डेंसिटी था ये टाइम पे, फर्स्ट सेंचुरी की बात बता रहा हूं। कुषाण डेंसिटी हमारे देश में फेमस इसलिए, उसमें एक राजा था, कनिष्क राजा था। नाम क्या था उसका? कनिष्क, महान राजा था। उसने सबसे पहली बार बोलते बहुत ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। तो आज भी कहीं ना कहीं वो हमें डिगिंग के बाद थोड़ा सा जब हम लोग तहत पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे आज भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो कहां पर थे? कॉइन पर थे। कहां पर? मेरे एक अंकल है, तुमको दिखाऊंगा, उनके पास राम दरबार कॉइन है। बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए थे तो उन्होंने बहुत सारे, ये लोग ना हमको खुश करने के लिए सिक्के बनाए थे जिसमें हमारे देवी देवताओं का फोटो होता था। बहुत सारे सिक्के राम दरबार कॉइन, मुझे राम जी है, उसके साथ उनके साथ लक्ष्मण जी है, सीता जी है, नीचे हनुमान जी बैठे हुए, सिक्का है, अष्ट धातु का बना था। अष्ट धातु मतलब 8 मेटल को मिला करके जब कोई एक बनता है उसे कहते हैं अष्ट धातु। उनके पास सोने के सिक्के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिक्के लॉन्च किए 1614 तक का सिक्का आज भी धरा पड़ा है। इट मींस हम बहुत पहले से ही हिस्टोग्राफी में क्या थे? पारंगत थे। पारंगत मतलब हम बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज मिली, मेटल इमेज एंड स्कल्पचर एंड ऑल्सो कॉपर प्लेट्स, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। कॉपर प्लेट म्हणजे तांबे उंबे के बर्तन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में बेटा नाचते हुए शिव की मूर्ति मिली थी, नटराज शिव की मूर्ति मिली थी आज से 4500 साल पहले, जो कि तांबे का था। वो टाइम पे बहुत सारे मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने, बहुत सारे औजार, अस्त्र शस्त्र, बहुत सारे सिक्के वगैरह भारत में मिले। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी 1921 में, तब हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे 1921 से पहले किसी को मालूम ही नहीं भाई कि भारत में कोई सिविलाइजेशन भी है। इंडिया का जो हिस्ट्री है किसी को बिलीव नहीं था कि 2-2,500 साल पुराना है, सिर्फ इंडिया वाले मानते थे, बाकी कोई नहीं मानता था। बाद में अचानक मेरे अंग्रेज के एक थे सर जॉन मार्शल थे शायद से, और उनके नेतृत्व में हमारे राखल दास बैनर्जी साहब, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो गलती से किधर तो खुदाई वगैरह हुआ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पता नहीं कहां से पूरा एक शहर ही ढूंढ दिया, और हम पागल लोग उस शहर के ईंटें निकाल निकाल के घर बना रहे, पर ये नहीं सोचा कभी वो ईंट आया कहां से। और धीरे धीरे जितना अंदर जाते जा रहे पूरा शहर ही आ गया, एक टाइम ऐसा हो गया। बाद में पूरे परेशान, पूरे देश पूरी दुनिया हमारे तरफ अट्रैक्ट, बोला ये क्या आ गया सामने। बाद में पूरे देश के सब ज्योग्राफर, सब हिस्टोरिकल, सब इधर क्या बोले है क्या ये, चलो इसका कार्बन डेटिंग निकालते। जब कार्बन डेटिंग निकाले तो बाद में मालूम पड़ा ये एक सिविलाइजेशन है जो कि भारत में 4500 साल पहले चलता था। बाद में बहुत सारा ढूंढे, उसके आजू बाजू कालीबंगन, लोथल, हजार किलोमीटर दूर दूर जाके खुदाई कर रहे, बोलते इसका, बोलते ना कहां तक फैला हुआ था वो टाइम पे। ये आधा तो अभी पाकिस्तान में चला गया है और थोड़ा बहुत आज भी हमारे पास है, गुजरात में, राजस्थान में। हम बोलते गंगा यमुना सरस्वती, पर आज तक सिर्फ गंगा यमुना का ही पता चला है, सरस्वती नदी का आज भी मालूम नहीं पड़ा, झाप है। पर आज सरस्वती नदी को सैटेलाइट के थ्रू देखा गया था। एक नदी हिमालय से बहती थी जो राजस्थान से होकर के आपके अरब सागर में आके मिलती थी, उसका अवशेष आज भी मिला है। आज भी राजस्थान में कहीं कहीं जब खुदाई होती तो मछली वगैरह के हड्डी मिलते, कहां से राजस्थान में मछली आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग आज भी बिलीव नहीं करते थे बेटा। जब हमारे सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज हुआ, जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गया वहां पर जब सर्च किया तब जाके माना नहीं भाई सरस्वती नदी थी। नहीं तो सरस्वती नदी सिर्फ हमारे वेदों में वर्णित थी, जो आज के 3500 साल पहले वर्णित किया गया था। मेरे बोलने का मतलब ये, हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्टोग्राफी है, वो बहुत पुराना है। आगे देखते हैं, वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स वेरियस किंग्स। जब आप हिस्टोग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है बहुत समय पहले कौन से राजा थे। डेंसिटीज, जेनोलॉजी, डेंसिटीज मतलब होता है उनका साम्राज्य, या उनका जैसे बोलते हैं ना कुषाण वंश, बोला ना मैंने, कुषाण डेंसिटी, मौर्य डेंसिटी, नंद डेंसिटी, अलग अलग, गुप्ता डेंसिटी, पाल डेंसिटी, समझ में आ रहा है। जैसे मेरा भी डेंसिटी, तिवारी डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी म्हणजे साम्राज्य। क्या होता है? साम्राज्य। सबका अपना अपना है भाई, हम भी कभी चालू कर देंगे, नहीं ऐसा होगा नहीं, मार के भगा देंगे। टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, भाई वो राजा का इलाका कितना था और उनको संभालने का तरीका कैसा था।
पहला ऐसा पहला राजा है भारत का जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा किया था। आजू बाजू वो अफगानिस्तान वगैरह पूरा इलाका हमारे पास था संपूर्ण। और बाद में द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण, महाभारत, पुराण, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर एंड ऑल्सो ट्रेवलर ऑफ फॉरेन ट्रेवलिस्ट। ये सब चीजों से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हमारा जो हिस्टोग्राफी है बहुत पुराना है, लोगों का शुरू भी नहीं हुआ था, हम खत्म कर दिए थे लिख के। हाँ, ये बोलेगा तो ज्यादा सही है। पर नहीं, लोग जब सोच भी नहीं रहते, पैदा भी नहीं होते, तब से हमारे इंडिया में हिस्टोग्राफी चालू था, क्योंकि हमको ये सब पता चलता है। क्योंकि हमारा जो किताब है, एक एक किताब 3,500 3,000 साल पुराना किताबें है। हिस्टोग्राफी मतलब होता क्या है? लिखना ही तो हिस्टोग्राफी है। हिस्ट्री के बारे में लिखो बेटा, मैं आज जो लिख रहा हूं वो कल पढ़ने वाले लोग के लिए क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। और जब कल वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा आज का समय कैसा था, आज के लोग कैसे थे, रहते कैसे थे। दैट इज एंशिएंट हिस्टोग्राफी। क्या है वो? और किसका? इंडिया का। किसका? क्या आपको ये समझ में आया? बाउंसर तो नहीं जा रहा ना भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोग्राफी ऑफ मेडिवल। कौन सा? मेडिवल। मेडिवल मतलब अभी थोड़ा सा ये जो 6-7 सेंचुरी से 5th सेंचुरी से लेकर के 13-14 सेंचुरी का अभी आपने पढ़ा था 2500 BCE से लेकर के 4th-5th सेंचुरी तक पढ़ा। अब 5th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक पढ़ोगे। 5th बोलो या 8वीं सेंचुरी से बोलो, जब भी बोलो मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। देखते क्या है? राज रतंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 12th सेंचुरी, क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जब आप मेडिवल हिस्टोग्राफी पढ़ते हो तो सबसे पहला जो बुक है वो कौन है? पूछ सकते डैश इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, डैश इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्या आएगा वहां पर? राज रतंगिनी। क्या है? ये किताब है सर। इस किताब में लिखा गया है उस समय कश्मीर का इतिहास कैसा था। बुक का नाम? ठीक है। Kalhana himself says that he wrote this text after critically examined various sources like inscription, coin, remain of ancient monument, density, records and local tradition। इसको लिखने वाला कौन था? कल्हाना ही है ना? ये जो किताब लिखने वाला था वो खुद क्या बोलता है? मैंने ये किताब को क्या लिखा मालूम है? बहुत सारे चीजों को एकदम अच्छे से देखा है। क्या 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 है वो? चाहे वो इंस्क्रिप्शन है दो, चाहे वो कॉइन होने दो, चाहे बहुत सारे मॉन्यूमेंट म्हणजे प्राचीन चीजें, लाइक ताजमहल मॉन्यूमेंट है, गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट, इंडिया गेट, लाल किला, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को देख करके, बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ करके, बहुत सारे लोकल के रीति रिवाजों को पढ़ करके मैंने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम क्या था? क्या पता आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाए? राज रतंगिनी। वही राज तरंगिनी रतंगिनी। तब आप बोलोगे राज तरंगिनी was the book written by the Kalhana. This is the book is the history of Kashmir history. Kalhana himself says that after critically examining various sources like inscription, coins, remains and ancient monuments, local tradition, उसके बाद जाके इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? राज तरंगिनी। Is that clear? मैंने जानबूझ के ये बुक को हाईलाइट किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ये शॉर्ट नोट्स आपको आता है। एक्सप्लेन अबाउट राज तरंगिनी। मैंने आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर ही बाद में अपन पढ़ेंगे, दर्पण वगैरह के बारे में अपन ने जब पढ़ा था तो मैंने बोला था कि वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरेबिक, पारसी एंड हिस्टोग्राफी। इसके ऊपर अपना एक मतभेद हो गया था, झगड़ा हो गया था एक चीज का। आप बोले तो सर ये पारसी है, पारसी पारसी पारसी, बट पारसी एक क्या है? एक रिलीजन है, एक जाति है। यहां पारसी नहीं फारसी है। क्या है? फारसी। फारसी एक लैंग्वेज है, मालूम रहेगा, उर्दू से पहले फारसी चलती थी। सर ये किसका है? सर ये बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनकी दरबारी भाषा थी सर। जैसे गुप्ता डेंसिटी जब पढ़ोगे, गुप्ता डेंसिटी में उनकी दरबारी भाषा बोलते संस्कृत थी, ऐसे फारसी इनकी लैंग्वेज थी। फारसी नहीं, क्या? फारसी। फारसी बोलोगे तो अच्छे समझेगा।
पर इंग्लिश वाले पारसी पारसी बोलते तो क्या करूँगा। पर्शियन लिखा हुआ है क्या? हाँ ठीक है, जो भी हो, पर्शियन, क्या पर्शियन। तो पर्शियन एक लैंग्वेज है। हाँ अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को सुनने में। क्या बोला आपने? पर्शियन, ये लैंग्वेज है। क्या है? कब कहाँ बोला जाता था? मुस्लिम रूलर्स के। मुगल बोलोगे तो ज्यादा अच्छा, मुगल को भी कुछ बोलते क्या इंग्लिश में अलग? जियाउद्दीन बरौनी, जियाउद्दीन बरौनी, बरौनी है ना रे, बरानी है, सॉरी। जियाउद्दीन बरानी होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन तारीखे फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक साहब थे, दिल्ली के सल्तनत में थे ये। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था मगध म्हणजे बिहार। जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी म्हणजे आज से ये जब हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था मगध था, म्हणजे बिहार था पहले। बाद में जब कुछ दिन के बाद आपका दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सब दिल्ली के सिंहासन पे ही बैठना चाहते थे, तो उसमें ये भी थे। जी क्या नाम था इनका? तारीखे फिरोज शाही, ये किताब है। क्या है ये? फिरोज शाह तुगलक के ऊपर लिखा गया है। लिखने वाले का नाम क्या है? जियाउद्दीन, एक साथ, जियाउद्दीन। बुक का नाम क्या है? तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज। अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड। ये क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियाउद्दीन बरानी? ये बोलना क्या चाहते थे? ये इनका क्या विचारधारा था? सुनो पहला अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरानी ड्यूटी इज, हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट limited only to the recording of ruler welfare or politics of welfare, but he should also write about the ruler failing and incorrect policies। अच्छा, जियाउद्दीन बरानी साहब का ये कहना था, जो हिस्टोरियंस होते हैं इनका सिर्फ ये काम नहीं है कि राजा महाराजा का तारीफ लिखो, वीर गाथा लिखो, महानता लिखो, वैल्यूअर मतलब महान वीरता लिखो, एज वेल एज उनका ये काम है कि इनके कौन से पॉलिसी फेल हुए, इन्हें क्या क्या इन्होंने नुकसान किया, ये सब काम भी लिखना। म्हणजे तारीफ के साथ साथ हमें बेइज्जती भी लिखना क्या है? जरूरी है। पर बात ये है, ये बैठा तो राजा के दरबार में ही है, लिख उसके बारे में रहा है। अगर गलत लिख दिया तब तो लफड़ा हो जाएगा। एक बार बादशाह, एक कहानी सुना था, बादशाह अकबर, कहानी सही बात है। बादशाह अकबर साहब थे, बीरबल आया। अब बीरबल आया, बोले बीरबल बहुत अच्छे आदमी है, एक काम करो इन्हें कहीं दरबार में बिठा दो, पर अगर इंटरव्यू लेना है तो ले लो, देखो किस लायक है ये बीरबल साहब। बीरबल को कोई जानता नहीं था वो टाइम पे, मालूम बहुत बुद्धिमान आदमी। तो सेनापति आया, बोला इनका इंटरव्यू लो। इंटरव्यू लेने वाला भी डेंजर, क्या बोलता? आप अगर बता दोगे तो मैं आपके लिए ना इस राज दरबार में नवरत्नों में से तुम भी शामिल हो जाओगे, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो खाली। बीरबल बोला ठीक है पूछो। अब बीरबल से बोलते एक बात बताओ बीरबल, अगर आपने अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर तुमने इसको बता दिया तो आने वाले नवरत्नों में तुम्हें हमें जोड़ दिया जाएगा। अब मेरे मन में क्या चल रहा है तुमको क्या मालूम? तो बीरबल भी हुशार, तो बोलता मैं बताता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। बोला बताओ। बोले मुझे मालूम है आपके मन में ये चल रहा है कि बादशाह अकबर पूरे संसार पे राज करे, बादशाह अकबर को हजारों करोड़ों का मतलब प्रॉफिट हो, बादशाह अकबर 1000 साल तक जिंदा रहे। सही बोल रहा हूं ना? तो अकबर बोलता हाँ सही बात है ना ये। अब ना बोलेगा तो गर्दन कट जाएगी, हाँ बोलेगा तो ये नवरत्न में जुड़ जाएगा। तो क्या बोला उसने? कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो ये तरीके का बुद्धि, इस तरीके के बुद्धि से खेल करके, देख रहे कितना लेवल का दिमाग, इस तरीके की बुद्धि खेल करके ये लोग क्या करते थे? ये म्हणजे बोलने का मतलब है राजा का तारीफ भी लिखो तो उसकी बुराई भी लिखो। किसका मानना था ये? जियाउद्दीन बरानी। किसका मानना था? बरानी फर्दर से दैट, उन्होंने और भी कुछ बोला है, हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इंपैक्ट ऑफ टेक्निक ऑफ वॉइस, टीचिंग ऑफ वॉइस, म्हणजे जो बुद्धिमान लोग थे वो कैसे पढ़ाते थे पहले, और
दी लर्न कैसे लोग पढ़ते थे, एंड द संत ऑन द कल्चर लाइफ ऑफ पीपल, संत कैसे थे और वो टाइम पे लोगों का जीवन कैसा था, इसके ऊपर भी एज अ हिस्टोरियन हमें फोकस करना है। क्या पता आपसे पूछ दे, राइट डाउन द परसेप्शन ऑफ जियाउद्दीन बरानी, क्या पता। मेरा बोलने का मतलब ही आप स्टोरी जैसा याद कर लो ना। आप अभी ध्यान दोगे, भले इसको मत रिवीजन मारो आप, पर जब बोर्ड में आपको ये जियाउद्दीन बरानी आएगा ना ध्यान में, तो तुमको वो स्टोरी बराबर ध्यान में आएगी, वो राज तरंगिनी बराबर ध्यान में आएगा। बस बंदे का नाम नहीं ध्यान में आएगा, बाकी सब ध्यान में रहेगा। हाँ, राज तरंगिनी कल्हाना ने लिखा था, ये कश्मीर का है। राज तरंगिनी एक बुक है, उसने बहुत सारी चीजों को नोटिस करके लिखा था, लाइक बहुत सारे मेटल कॉइन, जो याद आता वो टाइम भर दो। बाद में अपन जियाउद्दीन बरानी के बारे में पढ़ा। जियाउद्दीन बरानी ने तारीख फिरोज शाही एक किताब लिखी थी। ये बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, इनका ये मानना था, इनका बहुत परसेप्शन खुद का था। परसेप्शन क्या था सर, कि राजा का सिर्फ वेलवेयर, राजा की पॉलिसीज के बारे में लिखो, पर उसके साथ साथ उसकी बुराइयां, उसको कहां कहां फेलियर मिला है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब कुछ भी लिखो। और भी इनका ये मानना था कि उस टाइम के लोग कैसे थे, उस टाइम का पढ़ाने का स्टाइल कैसा था, उस टाइम पे सीखने का स्टाइल कैसा था, उस टाइम के लोगों का कल्चर लाइफस्टाइल कैसा था। ये सब चीजों का भी बताने का काम किसका है, हिस्टोरियन। किसका है, किसका है, ये किसका परसेप्शन है, एक साथ, इधर क्लियर। जियाउद्दीन बरानी के बुक का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही, क्या। और राज तरंगिनी का लेखक कौन है, किसके ऊपर है, चलो ठीक है, कल्हाना कश्मीर। राज तरंगिनी कश्मीर पे है, क से कश्मीर, क से कल्हाना, याद रखना। अब आते हैं बाबर, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी इंटिल्ड तुजुक ई बाबरी। देखो ये बेचारा बड़ा गरीब था, नहीं सब लोग सबके दरबारी उसके बारे में लिखते थे, जैसे फिरोज शाह के बारे में वो उसने लिख दिया बरानी साहब ने, पर बाबर को कोई राइटर मिला नहीं, तो बाबर ने खुद ही अपना एक बुक लिख दिया। उस बुक का नाम क्या था, कहां गया, तुझी के बाबरी, तुझी के बाबरी। इट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम, 3-4 बैटल लड़ा गया था, बेचारा बहुत स्ट्रगल किया है। एक बात ध्यान में रखना बेटा, पहला जो घर का पिलर होता है बहुत मेहनत से बनता है, बाकी सब फिर सपोर्ट से बन जाते हैं दपादप। इसने ये पहला पिलर था। बाबर के बाद देखो, बाप बहुत मेहनत से कमाता है, अब बेटे मजे करते हैं, तो वो बेचारा, वो बाप ही था सबका। बाद में इसका बेटा आया, ये बेचारा बहुत झेला, बाद में इसके आने वाले जो थे बहुत मजे से जिंदगी जी रहे थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बाबर ये जो है फाउंडर है, क्या है, मुगल वंश का, मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बाबर। कौन था, इसके बुक का नाम क्या है, ठीक है, अबू फजल, ये एक बहुत बड़े राइटर है। अबू फजल अकबर नामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। अकबर नामा बड़ा, अकबर थे थोड़ा बहुत महान थे, अकबर बहुत महान आदमी थे, अभी तो है नहीं, थे। अकबर नामा लिखा था, इसका नाम, ये बहुत बड़ा आदमी है, अबू फजल की बात कर रहा हूं। इसने अकबर नामा को 2 जिल्दों में लिखा था, एक इसमें आईने अकबरी था, आईने अकबरी पढ़ाया था मैंने, तुमको याद रहेगा कि नहीं। आईने अकबरी मतलब इस बुक में लिखा गया था उस समय जब अकबर बादशाह थे, उस समय का कार्यकाल कैसा था, उस समय लोग रहते कैसे थे, और अकबर का नियम कायदा कैसा था, अकबर था कैसे। आगे देखते हैं, बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम्स। बखर बहुत जरूरी है, याद रखना, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है बखर। अब बखर क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। बखर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम में। कौन से टाइम में, बखर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेडिवल टाइम में था। जैसे इट कंटेन इयोलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स एंड लाइफ ऑफ ग्रेट मैन। बोलते कि पहले के जो हीरोज थे, हीरो म्हणजे वो सलमान शाहरुख नहीं, वो टाइम के जो महान हीरो थे, रियल हीरो थे,
और जो उनकी हिस्ट्री थी और बहुत सारे जो इवेंट्स थे, उन्होंने कैसा लड़ाई लड़ा, ये सब चीजों के बारे में बखर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अभी तुम लोग बखार क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। BAKHAR होता है ना, KHA से खा हो गया ना, बखार। हाँ, डबल ई से थोड़ी ना होता है, वो तो बकीर हो गया फिर तो। यहां पर ये है ना, ठीक है, जान दो, उसके ऊपर अपन डिबेट नहीं करेंगे। मराठी बकर आर वेरियस टाइप्स, ये महाराष्ट्र के ऊपर लिखा गया है, बहुत टाइप के बकर। क्या है? जैसे सभासद बकर वॉज रिटन बाय द कृष्णा जी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। राजाराम महाराज के टाइम पे सभासद बखर लिखा गया। बखर मतलब एक स्टोरी है, किसके ऊपर? महाराष्ट्र के ऊपर। किसके ऊपर है? बकर कैन डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स। बकर दो टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के, जैसे सच एज बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी के ऊपर लिखना, और बायोग्राफी ऑफ किंग, डेंसिटीज, जैसे छत्रपति का अलग होगा, अलग अलग का डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आप लोग मैंने बताया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे कार्यक्रम का डिस्क्रिप्शन मतलब बताना डिटेल में, इंफॉर्मेशन देना। यस, क्या? इंफॉर्मेशन। चलो, कोई तो है। हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफी। उस टाइम के लोग कैसे थे? पंडित महाराज लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग। और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में। इज दैट क्लियर? तो बखर समझ में आया। अपन ने 3 बुक के बारे में पढ़ा। पहला राज तरंगिणी, पहला। बाद में तारीखे फिरोज साहिब, दूसरा तारीख। बाद में बखर। क्या? ये इंपॉर्टेंट है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोर्ड के हिसाब से। जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो बोल रहा हूं मैं। याद रखना अच्छा है, वो भी याद रखो। फिर अकबरनामा भी याद रखना। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। अबुल फजल। अब हिस्टोग्राफी, क्या आपको वो पीछे वाला सब समझ में आ गया ना बेटा? अब हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे, ये आपका मॉडर्न वाला, ये थोड़ा सा ठीक है। मॉडर्न म्हणजे अब छत्रपति शिवाजी महाराज या अंग्रेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वर एक्सकवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये रिक्त स्थान में आ सकता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है ये? क्या है बेटा? ये आपके फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अरे वही, ये पहले डायरेक्टर है। क्या है नाम? क्या इनका? च्युइंगम नहीं बेटा। ही सिलेक्ट मेनली द साइट मेंशन इन द बुद्धिस्ट। ये ना, ये आर्कियोलॉजिकल म्हणजे खुदाई विभाग के महान आदमी थे। इनको जहां मिला वहीं खुदाई करना शुरू, म्हणजे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया नया चीज निकालना है। क्या है? ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मेन आदमी थे। आर्कियोलॉजिकल म्हणजे जो डिगिंग का काम करते हैं। अब यहां पर ध्यान दो। अच्छा, ये इनका मानना ये है, ये वही चीजों के ऊपर ध्यान देते थे, वही जगह पर डिगिंग करते थे जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट पे लिखा हुआ था। बहुत सारे बुद्धिस्ट की किताबें हैं, उसको ये पढ़ते थे, और जहां लगता था कि यहां पर डिगिंग करना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेके जाना चाहिए, वहां जाते थे, आर्कियोलॉजी वाला काम करते थे, डिगिंग वाला काम करते थे, और नए नए चीजों को सबके सामने लाते थे। उनका नाम क्या था बेटा? ठीक है, आगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। मैंने बोला था ना, सर जॉन मार्शल के लीडरशिप में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। कब की थी? बाद में 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग बोलते सर होता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब तक बेटा सामने आ नहीं रहा तभी तक, नहीं तो बहुत सारी चीजें भारत के जमीन में दफन है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजें दफन है, अभी भी क्या मालूम कहाँ क्या है।
बाद में कुछ सालों बाद मालूम पड़ा कि 1000 साल पहले भी कुछ तो था इधर भारत में, मालूम नहीं। धीरे 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 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करते रहती, उनको कुछ ना कुछ, उनका काम ही क्या है, खुतुर 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 एकदम, हाँ कुछ तो ढूंढना ही है। जैसे आप विद्यार्थी का काम है पढ़ना लिखना, वैसे आर्कियोलॉजिकल का काम है ढूंढना, हाँ डिगिंग वगैरह का काम करना। हे बेटा वी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, हाँ हर जगह हिंदी नहीं इस्तेमाल करेंगे अपन। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। बहुत अंग्रेज हमारे बारे में लिखे, हाँ बहुत अंग्रेज लिखे थे। क्या लिखे देखते हैं। 3 वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री दैट ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय द जेम्स मिल वर पब्लिश इन 18th सेंचुरी 1817। 3 किताबें पब्लिश की गई भारत की हिस्ट्री के बारे में, और किसी ने तारीफ नहीं किया आज तक। सब बेइज्जती किए हैं जितने थे। यस बेटा बेइज्जती उसकी की, देखो मैं अगर आपकी बेइज्जती कर रहा हूं इट मीन्स आप मेरे से अच्छे हो। बेइज्जती उसकी होती है जो अच्छे होते हैं लगभग, और जिससे हम जलते हैं। जलने वाले का हम तारीफ कभी नहीं करेंगे, आग लगा देंगे। हाँ जैसे 1815 सेंचुरी में जब घूमने आया था 1812 में मैकाले, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम का पूरा वाट लगा दिया था, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा था, उनको मैंने बताया था। एक आज मैकाले साहब आए थे 1815 सेंचुरी में 1812 में, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखा था। लेटर में क्या था कि मैं पूरे भारत को घूमा हूं और भारत में आज तक अभी तक मुझे कोई एक भी गरीब आदमी दिखा नहीं। बोलते हैं इनको बनाए कैसे, ये गरीब बने कैसे, इनको कैप्चर करे कैसे, इनको भिखारी बनाए कैसे। तो बोलते हैं इनका जो बिलीफ है, इनकी जो किताबें हैं सबको हटा दो, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल दो। आज देखो आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है। आज आप पढ़ते हो कमाने के लिए, जीने के लिए नहीं। यस जितने लोग भी आपके जीवन में आएंगे यही बताएंगे कैसे पढ़े और कितना कमाए। मारे कुल्ले कमाना है जिंदगी में। पहले का श्लोक विद्या ददाति विनयम था। पढ़ते इसलिए है कि हमारे अंदर विनय आए, पेशन आए। विनय आना चाहिए, संस्कार आना चाहिए, जीवन जिए कैसे। आज विद्या ददाति विनयम, पढ़ते इसलिए कि संस्कार हमारे जीवन में आए, पेशेंस आए। आज पढ़ते हैं विद्या ददाति धनयम, पढ़ते इसलिए है कि मारे कुल्ले पैसा कमाए। पैसा खूब। और पहले बाद में बोलते थे विनयादि आदि पात्रता। जब आपके अंदर पेशेंस है, जब आपके अंदर संस्कार है, तब जाके आप पात्र बनते हो, मतलब आप परफेक्ट बनते हो, आप कैपेबल बनते हो किसी चीज के लिए। आज के हिसाब से विद्या ददाति धन्यम और धन्यादि आदि पात्रता। आपके पास पैसा है, आप कैपेबल हो। इफ यू डोंट हैव मनी यू आर नॉट कैपेबल। हाँ बात सही है। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर है बेटा, महान मान लो, उनके पास पैसा नहीं, चल साइड में। पहले नहीं, पहले आपके पास अगर क्वालिटीज है, आपके पास पेशेंस है, यू आर कैपेबल। आज पैसा है तो कैपेबल, नहीं है तो चल बाहर। आगे बढ़ते हैं। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ये जो किताबें है ना क्लियरली हमें बताते हैं अब्सेंस है, म्हणजे इसमें कुछ पता चलता नहीं है। एंड प्रीजुडाइज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। प्रीजुडाइज मतलब बहुत निंदा किए, निंदा करना, बेइज्जती करना हमारे कल्चर का, हमारे जो कुछ भी। इसने बोला ना अब्सेंस बोला है। अब्सेंस मतलब कुछ था कि नहीं क्या मालूम, बिना बात के बात बोले जा रहे और धई के बेइज्जती किए जा रहे हैं। हाँ खूब बेइज्जती। आपको याद रहना चाहिए बेटा, भारत में उन्होंने कैप्चरिंग किया डिवाइड एंड रूल करके। भारत को बांटो, पहले सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ ही रहते थे, पर जब ये घुस गए इन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया, चारों को 4 भागों में बांट दिया और फिर उन्होंने हमारे ऊपर खूब अच्छे से राज किया। हाँ जब मन काहे तब मारते भी थे और कामों करवाते थे और खनों नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे बेटा। जान दो लैंग्वेज बिगड़ रहा थोड़ा था। द पीरियड ऑफ मराठा इंपायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। मराठा लोग का जो इंपायर है, साम्राज्य है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? ग्रैंड डफ नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट द मराठा हिस्ट्री। ये जो ग्रैंड डफ थे, इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा। क्या लिखा देखते हैं। राइटिंग ऑल्सो शोज दैट ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ
क्या ये पढ़ो तुम लोग, हाँ जो भी हो, इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। इंक्लिनेशन मतलब गिराना, अपने भारत की हिस्ट्री को इन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती किया। इसीलिए आप जैसे, नहीं आप जैसे यूथ जो बोलते हैं हाँ हम यंग हैं, ये लोग इनके बुक पढ़ते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। ये लोग का ही लिखा हुआ बुक है जो बेइज्जती किए हैं खूब रगड़ के, एकदम बहुत बेइज्जती की है हमारा। देखो तुम्हारे सामने लिखा है, और मैं ऐसा भी नहीं कि मन गढ़ंत बता रहा हूं, आपके सामने लिखा हुआ उसी की बेइज्जती मैं पढ़ रहा हूं, खुद की बेइज्जती खुद पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो और खुद की बेइज्जती खुद पेपर में लिखोगे भी। कुछ नहीं कर सकते बेटा आप। सिमिलर टेंडेंसी, इनके जैसा ही टेंडेंसी मतलब विचारधारा है, विटनेस कॉलर टोड राइटिंग अबाउट द राजस्थान हिस्ट्री। लो राजस्थान को ही बटोर लिया लग रहा है, समझा इसको, आरती क्लास उसी का है। सिमिलरली राजस्थान के बारे में भी एड भगाया लोग, मतलब बहुत बेइज्जती किया है लोग ने। तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मेडिवल हिस्ट्री में, अंग्रेजों ने हमारा बहुत बेइज्जती किया। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर अभी वीडियो चालू है मजा नहीं आएगा बोल दूंगा तो, नहीं पर वो आज बहुत सारे, नहीं जान दो बाद में बताता हूं उसके बारे में, नहीं इन फ्यूचर नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, इंडियन हिस्टोग्राफी देखते हैं वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, सब अलग अलग लोगों की क्या ऐसा विचारधारा है। पहला आता है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, क्या आता है, द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। कॉलोनियल म्हणजे जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री को हरा करके अपना घर बना दे, उसे कहते हैं कॉलोनियल। म्हणजे हमारे ऊपर जिसने राज किया उसने भी लिखा है, क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है पहले के जो स्कॉलर थे, बुद्धिमान लोग थे, हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री मेनली ब्रिटिश ऑफिसर एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, ये लोग के अंडर हमने पढ़ाई लिखाई की। किसके अंडर पढ़ाई लिखाई की, ब्रिटिश ऑफिसर के या ये लोग के स्कॉलर के अंडर हमने पढ़ाई लिखाई की। देयर प्रीजुडाइज क्लियरली रिफ्लेक्ट, इन्होंने जो बेइज्जती किया है वो क्लियरली हमें दिखाई देता है। इन द वे ऑफ सम ऑफ देम हैव रिडिकुलस इंडियन कल्चर, रिडिकुलस मतलब इतनी निंदा किए हैं इंडियन कल्चर को। बेटा कल्चर नहीं था कि यहाँ के लोग साड़ी ऐसा ढकते हैं, नमस्कार करते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें हैं। ये लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, घर को छोड़ते नहीं हैं, कमाने नहीं जाते, इनके अंदर बहुत सारा भेदभाव है। ये लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, बिना मतलब का बातचीत करते हैं, दुनिया भर का फेस्टिवल मनाते हैं। इनका मतलब यही था, ये इसीलिए बोलते ना, कहाँ गया वो, रेडिकुल्ड एंड प्रेजुडाइज आर इंडियन कल्चर, बहुत बेइज्जती की, निंदा की है। मैं आपसे अभी एक बात बोलूंगा, मन कर रहा है बोल ही डालता हूं अभी, बिकॉज वी नो दैट देयर आर हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में, केरला में। देयर आर आई थिंक सो 93% लिटरेसी रेट है केरला में। कौन है केरला का यहाँ पे, कोई नहीं ना, हाँ तब ठीक है, चलने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, रियलिटी बताएंगे। अब बता ही देता हूं, कम से कम 93 से लेकर के 95% कुछ तो है। आपको इतना तो मालूम है भारत के सभी स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है, और आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में हैं, तो सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम भी केरला में है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स आप पढ़े लिखे घर में से माँ बाप को लात मार के भगा दो, दैट इज एजुकेशन, दैट इज वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। और सबसे कम ओल्ड एज होम बिहार, यूपी, एमपी में है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, दे आर इलिटरेट। वहां का लिटरेसी रेट भी बहुत गिरा हुआ है, केरला का तो बहुत ऊपर है, इसलिए ओल्ड एज होम भी बहुत ज्यादा है उधर। इसका मतलब क्या है, पढ़ो लिखो और मार के भगा दो। मैं आपको बोलता हूं ना, मेरे पिताजी एक डायलॉग बोलते हैं मेरे को कभी कभी, ज्यादा पढ़ लिख मत लेना। इसका मतलब ये सही बात है बेटा, ये मैं अंदाज नहीं फेंक रहा हूं, ये अभी नोट वो आया था एक, बोलते ना हर साल निकलते रहता है कुछ ना कुछ,
अकॉर्डिंग टू दिस केरला हैज हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी रेट, और ज्यादा करके ओल्ड एज होम उधर ही छे। आज एजुकेशन म्हणजे ये हम जो एजुकेशन अडॉप्ट करिए वेस्टर्न एजुकेशन, हमारा एजुकेशन नहीं है। मैं तुमको बताऊं 1815 की बात कर रहा था मैं, कॉलेज जब आया था उसके पहले भारत में 9 लाख गुरुकुल चलते थे, 17 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, 17 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। आज 6 सब्जेक्ट परेशान हो पढ़ के, तब 17 सब्जेक्ट पढ़ते थे। जब लोगों को पढ़ना भी लिखना नहीं आता था, लोग शुरुआत करते थे, हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो गया था। पर ये चर्चा करके मतलब नहीं, बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, अपन ने बहुत चर्चा किया इस बारे में। लोगों को पढ़ना लिखना नहीं, आज पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल गया अपना। यस या नो? देख रहे हो बेइज्जती खुद पढ़ रहे हैं, तो क्या चाहिए? और फिर देयर राइटिंग वर यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। जो उनका राइटिंग है ना, इससे हमें समझ जाता है कि हम उनके क्या थे, स्लेव थे, गुलाम थे। तो ही कभी भी अपने गुलाम के बारे में अच्छा लिखेगा, अच्छा लिख दिया तो गुलाम नहीं महान हो जाएगा। आगे 5 वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 सेंचुरी। इस तरीके से 5 एडिशन पब्लिश किया गया था, और बल भर के एकदम अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी क्या की थी, बेइज्जती की थी। यही कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है। क्या है? आप पढ़ेंगे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मैनी यूरोपियन स्कॉलर felt curious about civilization and countries of the east। बहुत सारे यूरोपियन के जो स्कॉलर थे, यूरोप वाले, देखो ब्रिटिश भी यूरोप में ही है पर ठीक है, और कुछ लोग अच्छे हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती। कुछ यूरोपियन लोग ना भारत के बारे में एकदम उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे। क्यों उत्सुक थे, देखते क्या है। सम ऑफ दो स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। कुछ लोग हमसे एडमायर होते थे, कुछ लोग हमारी इज्जत भी करते थे। बाद में दी स्कॉलर वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। आपको आता है पेपर में आता है व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट, या एक्सप्लेन अबाउट ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या? बहुत सारे यूरोप के स्कॉलर थे, ध्यान से सुनो स्टोरी जैसा। बहुत सारे यूरोप के स्कॉलर थे जो भारत के या ईस्ट वाले जो कंट्रीज थे उनको देखने के, उनको ना उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी हमारे बारे में जानने के लिए। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमसे बहुत एडमायर थे, बहुत हमारी रिस्पेक्ट करते थे, एंड ऐसे लोगों को ही ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर वो कौन थे? यूरोपियन। कौन थे? कौन थे? इज दैट क्लियर? The Orientalists studied the similarity between Sanskrit and some of the European language। ये जो ओरिएंटलिस्ट थे ये अपनी भाषा भी पढ़ रहे थे और संस्कृत भी पढ़ रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था, देखते कुछ मैच होता है कि नहीं, ठीक है। दे फोकस मोर इन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। वो वैदिक ट्रेडिशन बहुत पढ़ते थे। बिफोर 1st सेंचुरी के पहले भी जो था वैदिक ट्रेडिशन चलता था, जिसमें ऋग्वेद वगैरह, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब के बारे में पढ़ते थे। और उस टाइम पे कैसा लिटरेचर था, लिखने की लिखावट कैसी थी, क्या कैसे था, संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में पढ़ते थे। इज दैट क्लियर? और in 1784 सर विलियम जोन्स फाउंड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। इट ओपन द डोर ऑफ रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। ये आदमी, महान आदमी आए, इन्होंने एक संस्था खोली जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता। इसके थ्रू बहुत सारे यूरोपियन भारत में आए और भारत के कल्चर, भारत के ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना, लिखना और खोज करना शुरू कर दिया। इज दैट क्लियर? ओरिएंटलिस्ट मतलब समझा क्या है? बहुत सारे यूरोपियन, मेरे साथ बोलेंगे, मैनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट civilization of countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect among them. This scholar is known as क्या? ओरिएंटलिस्ट। क्या? अच्छा ठीक है। और वो लोग सिमिलैरिटी निकाल लेते वैदिक में, लिटरेचर में, उसका नाम याद कर लेना चाहिए। तो बाद में फ्रेडरिक मैक्स मूलर डिजर्व स्पेशल इन हिज
ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज इन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो मतलब इंडिया, यूरोप, इन दोनों देशों या दोनों बोल सकते देशों में सबसे पुराना जो लैंग्वेज था वो कौन सा था? संस्कृत। और आज तो आपको मालूम पूरी दुनिया में सबसे पुराना लैंग्वेज है, नाम क्या है? संस्कृत। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन सांस्कृतिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे, ये पूरा जानना चाहते थे कि अंदर तक पूरा एकदम डीपली नॉलेज लेना चाहते थे संस्कृत के बारे में। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। ये एक बुक है, हितोपदेश एक बुक है, और इसको इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। एक बात बताओ, जो हितोपदेश में पहले के लोग लिखना चाहते थे, क्या उनका भी मेंटेलिटी वैसी था? मैं किस सोच से लिख रहा हूं और सामने वाला किस सोच से उसे समझ रहा है, फर्क होता है। किसी भी चीज को दिखाने के दो तरीके होते हैं। तू समझ रहा है? तू समझ रहा है ना? दो तरीके होते हैं। एक मतलब बोलते ना, हर चीज को दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक प्यार वाला होता है, एक गुस्सा वाला होता है। मैं बोल गुस्से में रहा हूं, वो समझा प्यार से रहा है, तो बात अलग है। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज बीन पब्लिश इन 6 वॉल्यूम। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन। ऋग्वेद को इसने जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। बाप रे, पता नहीं क्या ट्रांसलेट किया, मुझे तो कभी पढ़ा नहीं, पर इतना तो बोल सकता हूं 100% यहाँ कुछ तो ऐसा होगा। बेटा देखो, हिंदी में कुछ चीजें हैं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो कुछ ना कुछ मीनिंग अलग ही हो जाती है। पूरा जितना एज इट इज ट्रांसलेट होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो क्या आपको ओरिएंटलिक हिस्टोग्राफी समझा? ओरिएंटलिक हिस्टोग्राफी यूरोपियन लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है ईस्ट कंट्री के लिए। कुछ लोग को रिस्पेक्ट भी है, कुछ लोग एडमायर भी हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को ओरिएंटलिक हिस्टोग्राफी कहते हैं, हिस्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें ओरिएंटलिक जो लोग थे ना, वो संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में ना थोड़ा रिलेशनशिप बिठाना चाह रहे थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा मेंटल, बहुत अच्छा बोलते ना, वो संस्कृत के बारे में पढ़ना चाहते थे, डीपली एडमायर थे। उसी में एक का नाम और ले लो, जिसका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। बोलते मैक्स मूलर साहब जो थे वो बहुत ही ज्यादा एडमायर होते थे संस्कृत के बारे में, संस्कृत के बारे में डीपली नॉलेज लेना चाहते थे, और उन्होंने हितोपदेश को जनरल जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। उन्होंने ऋग्वेद को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। बस हो गया ना 4-5 पॉइंट। अभी कितना लिखोगे? 2 मार्क्स में आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ो। अभी आप पढ़ेंगे नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। इसके बारे में तो बिना पढ़े बता दूंगा। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी मतलब जो अब पहले अंग्रेजों ने हमारे बारे में लिखा, अब हम हमारे बारे में लिखेंगे। जब देश के खुद ही, देश के लोग ही देश के बारे में जब लिखना शुरू कर दे, उसे क्या कहते हैं? अब नेशन वाले हिस्टोग्राफी कर रहे हैं। देखते क्या है। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम show an inclination to restore the pride of the ancient glory of Indian self-esteem of the Indian reader। भारत के जो हिस्टोग्राफर थे, हिस्टोरियंस थे, वो किसके लीडरशिप में ट्रेंड हुए थे? ब्रिटिश के। किसके? ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश ने हमारे हिस्ट्री को, हमारे प्राइड को इंक्लिनेशन किया है, गिराया है, हमारे गौरव को, प्राइड मतलब घमंड नहीं बोलेंगे, गौरव को, हमारे रिस्पेक्ट को जो गिराया है, अब वो चाहते थे सेल्फ स्टीम, मतलब वो चाहते थे कि मैं खुद से अपने देश का जो रियलिटी हो मैं बताऊं, देश की रियलिटी बताओ। देयर राइटिंग आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। जब उन्होंने ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हिस्टोग्राफी किया तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहानी जैसा एक बार और बोलता हूं। देखो, आपको भी मालूम है हमारे जितने भी इंडियन हिस्टोरियंस थे वो सब अंग्रेजों के लीडरशिप में पढ़ाई किए थे, और उनको बराबर मालूम था कि अंग्रेजों ने भारत में जो हिस्टोग्राफी किया है उसने हमारे प्राइड को इंक्लिनेशन कर दिया, गिरा दिया है। आज हम सेल्फ स्टीम है, आज हम आत्मनिर्भर हैं। अब हम हमारे देश के बारे में खुद लिखेंगे, एंड दैट इज नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टो। क्या बोलते हैं? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। 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 क्या बोलते हैं? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफ
क्या कहते हैं? मेरा देखो, मैं पिछले बार भी यही बोला था, फिर यही बोल रहा, वन शॉट वीडियो का मतलब तुमको चैप्टर समझाना नहीं है। वन शॉट वीडियो का मतलब ये है, जो कॉन्सेप्ट छूटा है बस उसका मतलब तुमको समझ में आ जाए। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने नहीं आया, अपन हो चुका है पॉइंट टू पॉइंट। इसीलिए मैं बार बार कोई चीज को बार बार बोल रहा हूं ताकि तुमको बस जो नहीं पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, कम से कम है क्या उसके अंदर। उसके बाद तुम रामायण महाभारत खुद लिख सकते हो, इतना तुम्हारे पास तो है नॉलेज, आई नो दैट। उसके बाद नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर बाय द विष्णु शास्त्री चिपलूकर जो भी हो, चिपलूनकर, महाराष्ट्र में ये महान साहब थे, इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में लिखा। और ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। इन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर जो हिस्ट्री लिखे थे महाराष्ट्र के बारे में उसे क्रिटिसाइज किया, उसकी बेइज्जती की, और उन्होंने बोला ऐसा नहीं ऐसा है, भारत ऐसा नहीं वैसा है, और जो ब्रिटिश ऑफिसर ने जो कुछ भी लिखा वो सब गलत लिखा है। उनका नाम क्या है बेटा? विष्णु शास्त्री चिपलूकर। और किधर है? द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो नेशनल, जो हमारे नेशनल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जो इतिहासकार थे ये चाहते थे जो हमारा गोल्डन एरा था, स्वर्ण युग था, वो हम वापस लेके आएंगे। और क्या है? दे आर एट अ टाइम ब्लेम दैट इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। महादेव गोविंद रान, जो भी पढ़ लो, रामकृष्ण रानाडे है क्या वो? रानाडे, रामकृष्ण गोपाल, ठीक है, ये सब जो है। राजवाड़े इज वेल नोन एज द फॉर हिज राइटिंग। रजवाड़े मालूम है, बहुत अच्छा लिखते थे, जो रजवाड़े थे बहुत अच्छा लिखते थे। इन मराठी ऑन वेरियड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इटिमोलॉजी, ग्रामर एटसेट्रा। जो रजवाड़े थे बहुत सारे चीजों पर लिखते थे, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, और क्या लिखते थे? लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बारे में, इटिमोलॉजी मतलब कौन सा वर्ड कैसे डिराइव हुआ है वो, ग्रामर आपको मालूम है। ही वॉज द firm opinion that we should write our own history. He compiled and edited 22 volume of भारत ना क्या है मराठांच्या इतिहासाची साधने। नहीं थोड़ा सा मराठी का थोड़ा इशू होता है, उसमें मेरी गलती नहीं है। चलो ठीक है। ये जो रजवाड़े थे बहुत अच्छा लिखते थे। क्या पता आपको आज राइट अबाउट रजवाड़े या राजवाड़े हिस्ट्री, तो आप बोलोगे राजवाड़े इज वेल नोन हिस्टोरियंस। वो लोग बहुत सारी चीजों पर लिखते थे, लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इटिमोलॉजी, ग्रामर्स। उनका ये मानना था हमें हमारा इतिहास खुद लिखना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। आपको आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जानेगा, आप खुद के बारे में खुद अच्छे से जानते हो, दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। ठीक है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प टू ट्रिगरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द इंडिया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 1980 रिटन बाय द वे, ठीक है। जब नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हुआ तो भारत में थोड़ा सा ना आग लग गया पूरे शरीर में सबको, कि भाई जोश आ गया लोगों के बारे में, उनको रियलिटी मालूम पड़ी। और 1857 में आपको मालूम है क्या लफड़ा हुआ था? एक गलत अफवाह फैल गई थी कि जो बंदूक का जो कार्डेज है जो हम खींच रहे मुंह से, वो ऐसा माना गया था कि गाय और सुअर की चर्बी से बन रहा है, चमड़ी से। तो इसमें बहुत ज्यादा बवाल हो गया था, हम पागल हो गए थे और हमने बहुत बड़ा बवाल क्रिएट किया था, पर हम कुछ कर पाए नहीं। एक बात बताऊंगा तुमको, सांड पागल होकर के कितना भागेगा बेटा, कितना नुकसान करेगा। 20 लोग घेर के वापस उसको कब्जे में कर लेंगे। वही हाल भारत का हो गया था वो टाइम पे, बावले के जैसा चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे, पर कोई एक लीडर नहीं मिला। शायद लीडर मिला होता तो शायद भारत आजाद हो गया होता।
अंधाधुंध भागने से, अंधाधुंध मुक्का चलाने से कुछ नहीं होता है बेटा। एक दो फाइट लगेगा, तीसरा फाइट दीवार में भिड़ गया ना, अपने आप शांत हो जाओगे। इसीलिए जो करो या तो किसी से राय मशवरा लेके करो, अंदाजे में कुछ मत करो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। अरे बाप रे, कितना पढ़ा हूं मार्क्स के बारे में। पिछले बार भी अपन ने मार्क्स के बारे में पढ़ा था ना। कार्ल मार्क्स आपको मालूम है सोशलिज्म पे भरोसा करते थे। मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी। देखो, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टडी द ट्रांजिशन कास्ट सिस्टम, ठीक है, कोई बात नहीं, वही पढ़ा है, वही है, सेम एज इट इज, जैसे का तैसा। जो मार्क्सिस्ट वाले थे, इनका बोलता है बोलने का मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, बनाने का जो कार्यभार है वो लोगों के हाथ में चला जाए, पैसे का एक हाथ में ना जाए, लोगों के हाथ में जाएगा, लोग अपना भला कर लेंगे, टेंशन नहीं है, सोशलिज्म करो, ये करो, वो करो, बस यही था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में। अच्छा, सबल्टन हिस्ट्री पढ़ना, आई नो दैट, अभी पढ़ूंगा उसको, वो अच्छा है सबल्टन हिस्ट्री। सबल्टन हिस्ट्री अच्छा है, पर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री समझ में आया ना, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है अपन ने। ठीक है, सबल्टन हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबल्टन हिस्ट्री आपको मालूम है, the seeds of subaltern history were found in the Marxist historiography. The role of the Italian historians Antonio, क्या है वो, ग्रामसे, जो भी एंटोनियो, is very important in the developing the idea of that history should be written starting from the bottommost rank in the people of the society। ठीक है, इसने जो कुछ भी बोला अपने को मतलब नहीं है, पर अपन क्या समझना चाह रहे हैं वो समझते। सबल्टन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री राजा महाराजाओं की नहीं होती है सिर्फ। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली राजा महाराजा। पर क्या होता है सर, हिस्ट्री मतलब सोसाइटी के बॉटम मोस्ट से उठाओ, लोअर पार्ट से उठाओ, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। हिस्ट्री छोटे से छोटे लोगों से बड़े लोगों के ऊपर हमें जाना है, दैट इज सबल्टन हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऐसा किसने बोला था? वो एंटोनियो ने बोला। कौन बोला? कौन बोला? जब सबल्टन हिस्ट्री आएगा तब आपको एक बात बोलना है, सबल्टन हिस्ट्री मतलब हिस्टोग्राफी आपको ऊपर से नीचे नहीं, ग्रेड से बॉटम नहीं, बॉटम से ग्रेड के ऊपर जाना है। उसके बाद क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, कंसिडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टन हिस्ट्री। क्या ना है, फोक क्या है वो, जो भी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े महान माने जाते हैं जिन्होंने सबल्टन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। सबल्टन हिस्ट्री मतलब क्या मालूम है? छोटे जातियों के ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं किसी बड़े बड़े राजा महाराजा के ऊपर फोकस करो, एक एक का नाम आएगा। यहां पर देखो, महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्र कम्युनिटी इन हिज बुक गुलामगिरी। शूद्र कौन होता है? डॉक्टर हमारे महात्मा फुले साहब का मानना ये, शूद्र मतलब वो जो, देखो हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ऐसे लोगों को बोलते ना, ये लोग इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इन्होंने एक बुक लिखा गुलामगिरी करके, दी बुक गुलामगिरी रिटन बाय दी महात्मा फुले। उन्होंने बताया इनके साथ व्यवहार कैसा होता था, कैसे थे। शूद्र मतलब अति, बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा दलित जिसको बोलते हैं, और बहुत गलत व्यवहार होता था, छुआछूत, ये वो, तुम मत हमारे सामने पढ़, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत गलत व्यवहार होता था। और बाद में क्या हुआ आगे देखते हैं। ही ड्रीव अटेंशन दैट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन शूद्रास एंड द अति शूद्रास डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। जो बेचारे शूद्र की जो महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, बहुत गलत व्यवहार होता था। ये बड़े बड़े लोग, तुम मूवी देखा हो, तुमको मूवी देखना में, एक मूवी आई थी साउथ की इसी छोटे कास्ट के ऊपर थी, जय भीम मूवी देखा है क्या आपने? नहीं देखा? देखो एक बार जय भीम मूवी, तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से बहुत ज्यादा अत्याचार होता था उनके ऊपर। तो उनको उन्होंने हाईलाइट किया है। सबल्टन हिस्ट्री यही बोलता है कि तुम बोलते ना बॉटम मोस्ट सोसाइटी के ऊपर पढ़ो, शूद्र लोग थे, कैसे थे, गुलामगिरी वगैरह, ये सब आप एग्जाम्पल अपने बुक में लिख सकते हो, मुझे पेपर में। द बुक रिटन बाय दी महात्मा फुले, दैट इज अ गुलामगिरी।
उन्होंने शूद्र अति शूद्र के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में लिखा, उनके औरतों के बारे में लिखा। बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी, इसीलिए सबल्टन हिस्ट्री लाया गया है। क्या लाया गया है? सबल्टन हिस्ट्री। वो अंटोनियो ने लाया। किसने लाया? द टर्म शूद्रा एंड अति शूद्रा इंडिकेट बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। शूद्र जो है बहुत नीचे है, ब्राह्मण पढ़ता है, क्षत्रिय लड़ता है, वैश्य व्यापारी होते हैं, और शूद्र इन तीनों की सेवा करता है। समझ में आ रहा है? घर बनाने का काम वैश्य का होता है, पर घर में अगर कहीं संडास भर गया, टाकी भर गया, मतलब गंदगी वाला काम सब शूद्र को दिया जाता था पहले। ऐसा मानना था, पर ऐसा नहीं था बेटा। हमारे हिंदू धर्म में, ये भारत में 4 भागों में विभाजित किया गया था, पर ये किसी को बांटा नहीं गया था, ये कर्म के हिसाब से बांटा गया था। नहीं समझा? अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो मतलब आप ब्राह्मण हो, मानना ऐसा था, ऐसा लिखा हुआ है, मैं ऐसा फेंक नहीं रहा तुम्हारे सामने। जो पढ़ता लिखता है वो ब्राह्मण, जो लड़ता है वो क्षत्रिय, जो व्यापारी है वो वैश्य, और जो कुछ नहीं करता वो शूद्र। जाति नहीं मैटर करती है। आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है भारत में जातियों के हिसाब से बांटा गया था। नहीं, भारत में कर्म के हिसाब से बांटा गया। जैसा कर्म करोगे वैसा आप जाने जाओगे। अरे नहीं, अभी आप बच्चे हो, अभी आप बच्चे हो। आप लोग का क्या है? आप बेरोजगार नंबर 3rd पे आते हो, जो काम करने के लायक ही नहीं है। तो बेटा अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत समय आपके पास। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर फोकसिंग दिस फैक्ट कंसिडरली ही रोट अबाउट इट 2 of this book who were Sudras and the untouchability the created occupation। बाबा साहब आपको मालूम है मसीहा है, एक अपने में ही ग्रेट इंसान है। उनके बारे में अगर मैं बताऊं, देखो बाबा साहेब शूद्र थे, मानता हूं। ये दुनिया को बदलना चाहते थे, ये भी मानता हूं। आप भी आज बदल गई ये दुनिया, पर ये दुनिया को नहीं बदले। दुनिया को बदले होते तो इनको दुनिया से हटा देते लोग। इन्होंने क्या किया? खुद को बदल लिया। दुनिया को बदलने जाओगे बेटा, दुनिया तुमको बदल देगी। करना क्या है? खुद को बदल लो। बाबा साहब खुद को बदल लिए, क्योंकि उनकी कास्ट में शूद्र में इतना पढ़ा लिखा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। बोले मेरे में कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ूंगा। मेरे में कोई डिग्री नहीं है, मैं डिग्री लूंगा। मेरे जात में कोई बाहर नहीं गया, मैं बाहर जाऊंगा। जो किसी ने नहीं किया मैं करूंगा। मेरे को देख के सब खुद ही करना शुरू कर देंगे। आज देखो दुनिया उनको फॉलो करती है। आज पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को। ये इनका रियल सरनेम नहीं है अंबेडकर, इनको दिया गया है। एक ब्राह्मण थे, उनका सरनेम अंबेडकर था, उन्होंने अपना सरनेम इनको दिया, तब जाके ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हो गए। तो मेरा यही बोलना है, तुम जो दूसरों में सुधारना चाहते हो, दूसरों को मत सुधारो, खुद सुधर जाओ। वो देख के तुमको खुद ही सुधर जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, बड़े जो बच्चे होते हो बड़े का अनुसरण करते हैं। अब जब पढ़ लिख के आप आगे चले जाओगे, आपकी देखी देखा आपके बच्चे भी आ जाएंगे। इधर क्लियर? इन्होंने बताया हु वाज द शूद्रा। शूद्रा को हरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा माना, बोले थे गांधी जी, बोले हरि के जन, जो भगवान के लोग हैं उन्हें हरिजन कहते हैं। तो मैंने एक शायरी बना दिया, पर तुमको समझेगा नहीं। यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का उद्धार नहीं, हरिजन मतलब ये शूद्र लोग, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का उद्धार नहीं, तो मैं यही कहूंगा मंदिर में सब पत्थर है, भगवान नहीं। ये चलो ठीक है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री पढ़ते, ये तो बाबा ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे फेमिनिस्ट लोग। आज पीछा छोड़ेंगे ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए इस बार मैंने लिखा है मेनली मेल स्कॉलर वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सिर्फ आदमियों के बारे में इतिहास होता था, ये गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आदमियों का ही इतिहास होता था। देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन हिस्ट्री इज रिमेन निग्लेक्टेड। इसीलिए महिलाओं ने क्या किया है, उस पर कोई ध्यान देता नहीं था, इग्नोर करता था। हाँ, ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन। ताराबाई शिंदे ने पहली बार किताबें लिखी महिलाओं के ऊपर। शी रोट द अटैकिंग द मेल डोमिनेंट सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम।
उन्होंने बताया कि किस प्रकार आदमी महिलाओं के ऊपर डोमिनेशन करके रखे हैं, किस प्रकार, और आज किस प्रकार महिलाओं ने आदमियों के ऊपर डोमिनेशन करके रखा है। अरे नाना पाटेकर का एक डायलॉग ध्यान में आ रहा है, बेटा ध्यान में रखो, पर बोलने पे अच्छा नहीं लगेगा वो, पर बोल ही देते हैं। जो औरतें होती हैं ये मर्दों के लिए जहर के समान है बेटा, ये आज की हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं, पहले की नहीं। जो औरतें होती हैं वो मर्दों के लिए जहर के समान होती हैं। अपना ले तो सोहर बना के मारेगी, ना अपनाए तो दीवाना बना के मारेगी जरूर। आगे देखते हैं, स्त्री पुरुष तुलना published in 1882 is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888 the book written by the Pandita Ramabai published until the high caste of Hindu women. The feminist literature, the post independence era concentrated on the issue like employment of women, treatment out the other work of their। ठीक है, इनके बारे में तो मैं खुद ही बता दूं पूरा, मेरे से अच्छा कौन समझेगा फेमिनिस्ट लोगों को, म्हणजे महिलाओं को। मैं समझ सकता हूं बेटा, क्योंकि मैं देखता हूं और मुझे समझ में आता है क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि डोमिनेशन मेल का होता था हर वक्त, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों का मानना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बेटा लड़के ऐसे लाइन से खड़े होते थे, लड़कियां वरमाला चलाती थी। सीता के स्वयंवर में सब योद्धा लोग गए थे, सीता मां नहीं किसके स्वयंवर में गई थी। एक लड़की म्हणजे एक माँ, एक सीता मां वहां बैठी हुई है, उनसे विवाह करने के लिए हजारों योद्धा खड़े हैं। तो बताओ यहां कौन सा मेल डोमिनेंस है, कौन सा डोमिनेंस है भाई? बोलने के लिए हिस्टोग्राफी है क्या सी? ये तो एंशियन में जाएंगे बहुत तब। और उसके पहले आए तो पांचाली जो थी, 5 पांडव वो बैठे थे, वो पांचाली भी एक राजकुमारी बैठी है और उससे विवाह करने के लिए 1000 लोग खड़े हैं। बल दिखाओ, शादी करो। कौन सा मेल डोमिनेंस है बताओ? अभी डोमिनेंस था ही नहीं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, पर ऐसा दिखाया गया है बेटा। इन्हें ये लाचार थी नहीं, इन्हें बनाया गया है, समझो बात को। और नहीं भरोसा होता तो घर में जाके देख लो एक बार किसका डोमिनेंस चलता है। इज दैट क्लियर? पर ठीक है, कहीं कहीं होता था, लोगों को ऐसा लगा हो रहा था, ऐसा नहीं है। 2-3 सालों में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, उनको कुछ किया करने नहीं दिया जा रहा है, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, और हिस्टोग्राफी उन्हीं के ऊपर लिखी गई थी। पहली बात, लड़के लिख रहे थे तो अपने बारे में ही लिख रहे थे। बाद में देखो, मैंने आपको एक बात बोला, वो एक इंसान बोला ना, हमें अपनी हिस्टोग्राफी खुद लिखनी चाहिए। बेटा दूसरा कोई नहीं लिखेगा तुम्हारी हिस्टोग्राफी, तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। पहले तुम खुद जागरूक होगे तब जाके अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। पर आज हिस्टोग्राफी में फेमिनिज्म भी आ गया है। क्या आ गया है? हर जगह अब महिलाएं आ चुकी है। अब हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न पीरियड, क्या आपको समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है?